जैसा मनीष जी ने बताया कि आज के एजेंडा में हम लोग काफ़ी सारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एक्सप्लेन करेंगे। दे आर गोइंग टू हेल्प यू यूजिंग टैली इन मच ऑप्टिमाइज्ड वे, मच बेटर वे। जो पहला आज का टॉपिक है, इट इज़ रिलेटेड टू द बिजनेस प्रॉफिट सेंटर। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनमें हम एक ही बिजनेस में अलग अलग तरीके से प्रॉफिट सेंटर को देखना चाहते हैं या एनालिसिस करना चाहते हैं। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो 3 या 4 या मल्टीपल ब्रांड्स के साथ एज ए प्रोडक्ट काम करती हैं और वो देखना चाहती हैं कि उस पर्टिकुलर ब्रांड से मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है या उस पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है, या मेरे एक से ज़्यादा लोकेशंस हैं, डिपार्टमेंट हैं, या मेरे एक से ज़्यादा ऑफिसेज हैं, मेरा एक फैक्ट्री है, मेरा एक शोरूम है और मैं फैक्ट्री में क्या खर्चा हो रहा है ये देखना चाहता हूँ। मैं फैक्ट्री में यदि कुछ रेवेन्यूज़ हो रहे हैं, सेल्स हो रही है तो वो देखना चाहता हूँ और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मेरा शोरूम से कितना सेल हो रहा है, वहाँ एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। नाउ टू मैनेज ऑल दोज थिंग आपको अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती। There is a feature in Tally called cost center and cost category, जिसको आप यूज करके एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट में सिंगल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन से आप अलग अलग प्रॉफिट सेंटर्स या कॉस्ट सेंटर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से आपका रिकॉर्ड एक ही मैनेज होगा। जैसे आप एक्सपेंसेस मान लीजिए रेंट आप पे कर रहे हैं तो रेंट कैन बी बुक्ड एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन, बट आप उसको अलोकेट कर पाएंगे कि रेंट आपने फैक्ट्री के लिए कितना पे किया है, शोरूम के लिए कितना पे किया है, या आपने अलग अलग ऑफिसेस हैं तो ऑफिसेस वाइज आप कितना रेंट पे कर रहे हैं। लाइक वाइज यू कैन ऑल्सो बुक योर सेल्स। तो सेल्स में भी आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके एक से ज़्यादा सेल्समैन हैं तो उनके थ्रू आपकी सेल्स कितनी होती है या कितना रेवेन्यू उनके थ्रू जनरेट हो रहा है। सो दिस विल हेल्प यू to analyze in a better way and to take important decisions related to your business. Let me move to Tally so that we can do the hands-on और हम live Tally के ऊपर देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। So I'll load a example company which is Apex India Corporation. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये फीचर टैली में कॉस्ट सेंटर के नाम से है। टैली के सारे फीचर्स आपको F11 में मिलते हैं फीचर्स टैब में जाने के बाद, और यहाँ पर आपको अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है एंड देयर इज अ एंटायर सेक्शन कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट, जिसमें आप पेरोल भी मेंटेन कर सकते हैं और इसी के साथ नीचे देखेंगे तो मेंटेन कॉस्ट सेंटर, यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग, मेंटेन मोर देन वन पेरोल एंड कॉस्ट कैटेगरी। तो मैंने यहाँ पर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को एनेबल किया है। मैं ये दो फीचर्स को यूज करना चाहता हूँ। तो ये एनेबल करने के बाद जब आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं तो मास्टर्स में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ आपको दो नए ऑप्शंस यानी कि दो मेनूज और दिखेंगे, ऐड हो जाएंगे, कॉस्ट कैटेगरीज एंड कॉस्ट सेंटर। तो मैं कॉस्ट कैटेगरी में वो डिफाइन करूंगा जिससे मैं अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स को सेग्रीगेट करना चाहता हूँ या बाइफरकेट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है वो लिया है कि मेरे पास एक फैक्ट्री है और एक मेरे पास शॉप है और मैं दोनों के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू अलग अलग कैप्चर करना चाहता हूँ। तो मैंने कैटेगरीज बना दिया और ये कैटेगरीज के अंदर फिर मैंने डिफाइन किए हैं कॉस्ट सेंटर। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे अमित डे मैंने एक ये बनाया है और ये बनाते वक्त देखिए मैंने कॉस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट किया है सेल्स एंड मार्केटिंग शॉप। तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि ये किस कैटेगरी के अंदर आता है। सो मैं इस तरीके से अलग अलग डिफाइन कर सकता हूँ कि डेली वेजेस, फैक्ट्री रेंट जो है मेरा फैक्ट्री के अंदर आएगा, शॉप रेंट है वो शॉप रेंट शॉप से रिलेटेड रेंट एंड मार्केटिंग में आएगा, और इसी तरीके से सेल्समैन है। तो मैंने अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स बनाए हैं और उन अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स को अलग अलग कैटेगरीज में मैंने मैप कर दिया। अब ये कॉस्ट सेंटर्स को टैग करना होता है आपके अकाउंट्स के साथ, सो दैट जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो उन ट्रांजेक्शन्स में आप इनको टैग कर सकें या उस अमाउंट को जो आप बुक कर रहे हैं, डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं, उसको आप अलोकेट कर सकें। तो जिस भी अकाउंट के साथ आप कॉस्ट सेंटर को टैग करना चाहते हैं उस अकाउंट पे जाके आपको एक ऑप्शन को यस करना होता है विच इज कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। तो ये आपने यस कर दिया और जब भी आप इस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करेंगे तो टैली विल आस्क टू अलोकेट द कॉस्ट सेंटर। सिमिलरली सेल्स अकाउंट ये भी देखेंगे तो उसमें भी मैंने इसे कॉस्ट सेंटर को यूज़ किया है, परचेज है उसमें भी कर सकते हैं,
तो जो भी अकाउंट आप चाहते हैं जिसमें आप कॉस्ट सेंटर एलोकेट करना चाहते हैं, उन अकाउंट्स को आप इस तरीके से टैग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं जब सेल्स ट्रांजेक्शन बनाता हूँ, सेल्स की एंट्री में बुक करता हूँ, तो while booking my sales transaction I can select that who is the salesperson and which department it belongs to। तो पहले मैं डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लूँगा कि किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये सेल्स बुक हो रहा है, और उसके बाद उस सेल्समैन का नाम सिलेक्ट करूँगा जिसके थ्रू ये सेल हो रहा है। So I can allocate this, और if I can I would like to bifurcate कि ये 15,18,000 जो है इसमें से 10 लाख जो है वो एक एम्प्लॉय के थ्रू हुआ है, और बाकी का 5,18,000 रुपये एक दूसरे सेल्समैन के थ्रू हुआ है। तो आई कैन चेंज दिस अमाउंट मैन्युअली एंड सिलेक्ट द डिफरेंट अमाउंट विथ द अदर पर्सन। तो मैंने यहाँ पे तन्मय सिलेक्ट किया और रेस्ट ऑफ द अमाउंट दूसरे के साथ सिलेक्ट। सो दिस इज द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी विद टैली, कि आपका अकाउंटिंग वाउचर एक बन रहा है, उसमें एक ही अमाउंट डेबिट क्रेडिट हो रहा है, बट एनालिसिस पर्पस आप उसके अलोकेशन को मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के थ्रू, कॉस्ट सेंटर्स के थ्रू आप उसको अलोकेट कर सकते हैं या आप उसको देख सकते हैं। सिमिलरली जब आप कोई एक्सपेंसेस बुक करते हैं और आपने उस अकाउंट के ऊपर यदि ऑलरेडी कॉस्ट सेंटर को यस किया है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं सैलरी पे करना चाहता हूँ, तो जब मैं सैलरी का अकाउंट डालूंगा, लेट्स से मैंने अमाउंट डाला 55,000, नाउ आई कैन सिलेक्ट कि ये 55,000 मैंने किसके लिए पे किया, फैक्ट्री के लिए पे कर रहा हूँ या सेल्स एंड मार्केटिंग। तो व्हेन आई सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कैटेगरी, देन आफ्टर आई वुड बी एबल टू सिलेक्ट द कॉस्ट सेंटर कि किस किस को कितना सैलरी दिया है। तो मैंने अमित डे को लेट्स से 25,000 दिया है, और अमजद को मैंने 15,000 दिया है, और बाकी जो अमाउंट है मैंने तन्मय। सो दिस इज हाउ आई कैन एलोकेट एन अमाउंट टू डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स among the cost categories। So similarly I can allocate different account। जैसे रेंट के लिए मैं पे कर रहा हूँ, रेंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि मैंने टोटल 1 लाख रुपए पे किया है। नाउ हियर आई कैन सिलेक्ट कि भाई शॉप के लिए मैंने जो रेंट पे किया है दैट इज 50,000। तो सिमिलरली आई कैन एलोकेट दिस बेस्ट अमाउंट विथ अदर कैटेगरी, मैं बाकी का किसके साथ करना चाहता हूँ। Now once you allocate this amount with different cost centers among the cost categories, तो ये रिपोर्ट्स देखने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक मेनू है टैली के अंदर। आप डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, और यहाँ पे एक मेनू दिया है कॉस्ट सेंटर। नाउ आपको हो सकता है कि ये पर्टिकुलर एक लेजर का ब्रेकअप देखना हो, आप सिर्फ रेंट का ब्रेकअप देखना चाहते हैं, आप सिर्फ सेल्स का ब्रेकअप देखना चाहते हैं, आप सैलरी का ब्रेकअप देखना चाहते हैं, तो आप पर्टिकुलर लेजर अकाउंट को सिलेक्ट करके और ये आप देख सकते हो। तो सेल्स है तो सेल्स का ब्रेकअप क्या है। सिमिलरली इफ यू वांट टू सी द एंटायर कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, तो आप कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में जाके पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फैक्ट्री रेंट, तो फैक्ट्री रेंट में कौन कौन से अकाउंट किस ब्रांच के लिए यूज किए हैं, तो लेजर का ब्रेकअप आपको मिल जाएगा। तो यू माइट बी हैविंग डिफरेंट अकाउंट फॉर रेंट, और आपने एक ही कॉस्ट सेंटर में उनको अलोकेट करके रखा है, तो ये भी आप इसमें इस तरीके से अलोकेट कर पाएंगे। दूसरा तरीका हो गया कैटेगरी ब्रेकअप का, यानी कि आपने एक से ज़्यादा कैटेगरीज बनाई थी। जैसे हमने यहाँ पर जो कैटेगरीज डिफाइन की थी, शॉप्स, एक शॉप था और एक फैक्ट्री था, तो मुझे एक ओवरऑल समरी चाहिए सबको मिला के देखने के लिए। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिलेक्ट द कैटेगरी, और कैटेगरी में जितने भी मैंने कैटेगरीज डिफाइन की है उन कैटेगरीज का डिटेल्ड ब्रेकअप एक सिंगल स्क्रीन पे मुझे देखने को मिल जाता है। तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मैंने डेली वेजेस के लिए कितना खर्च किया, फैक्ट्री रेंट के लिए कितना किया, रॉ मटेरियल के लिए कितना किया। सिमिलरली सेल्स एंड मार्केटिंग में देखेंगे तो मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में डेबिट कितना किया और क्रेडिट कितना किया। तो यहाँ वी कैन एनालाइज कि भाई आपका जो रेवेन्यू है, क्रेडिट जो हुआ है वो 19 लाख कुछ हुआ है, और एक्सपेंसेस 1,10,000 हुआ है। सिमिलरली ऐसे सबका देखेंगे अलग अलग, तो कुछ 83 लाख का आपका रेवेन्यू है, और कुछ 5,18,000 के आपके अलग अलग पेमेंट हैं जो आपने डेबिट किए। सो नटशेल में 78,26,000 इज द क्रेडिट बैलेंस आउट ऑफ योर शॉप, और फैक्ट्री में आपके सिर्फ रेंट एक्सपेंसेस बुक हुए हैं, तो एक्सपेंसेस वुड बी शोइंग लाइक कि आपका 1,43,750 आपका है। ये पर्टिकुलर एक पीरियड का आप सिलेक्ट करके कभी भी देख सकते हैं। तो ये तो एक कॉस्ट सेंटर का स्पेसिफिक रिपोर्ट हो गया, जहाँ पे आप
कॉस्ट सेंटर की समरी देख रहे हैं, कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड अलग अलग रिपोर्ट्स आप देख पा रहे हैं। नाउ व्हाट अबाउट दी कॉमन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स ऑफ टैली। जब आप अकाउंटिंग की रिपोर्ट देख रहे हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं या बैलेंस शीट देख रहे हैं या फिर सेल्स रजिस्टर देख रहे हैं, और आप वहाँ पे अपने कॉस्ट सेंटर वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो वो कैसे दिखेगा? तो इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे मैं यहाँ मान लीजिए सेल्स रजिस्टर निकालता हूँ और पूरा सेल्स रजिस्टर का डेटा ओपन कर लेते हैं, 3 ट्रांजेक्शन हैं। नाउ अब मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सा सेल्स है जो अमजद के थ्रू हुआ है, वो मुझे इनवॉइसेस देखने हैं। तो टैली ने आपको एक रेंज कमांड दिया है, आप राइट हैंड साइड डाउन में देखेंगे, ऑल्ट F12 प्रेस करने से ये आता है, और ये एक फिल्टर कमांड है जिससे आप अपनी रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं। तो मैं क्या देखना चाहता हूँ, वाउचर्स जिसमें कॉस्ट सेंटर है और उसका जो रेंज है, क्राइटेरिया है, वो नेम है, कंटेनिंग जिसमें नाम में लिखा हो अमजद। तो मैंने सिंपली ये लिखा और इस तरीके के मैं मल्टीपल फिल्टर लगा सकता हूँ और एंटर करूँगा। देखिए वो सेल्स ट्रांजेक्शन जो अमजद के थ्रू हुए हैं वो टैली आपको लिस्ट कर देगा। तो आप देख रहे हैं एक कॉमन रिपोर्ट टैली का, अकाउंटिंग रिपोर्ट, बट आप वहाँ पे भी कॉस्ट सेंटर का फिल्टर आप लगा के देख पा रहे हैं। अब किसी भी सॉफ्टवेयर में अदर देन टैली यदि आप बात करेंगे तो आपको फिल्टर, रेंज कमांड या अलग अलग तरीके से ट्रांजेक्शन को फिल्टर करने का कमांड आपको मिल जाएगा। बट टैली में एक बहुत ही मैजिकल फीचर है जो आपको किसी दूसरी एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलेगा, विच इज़ रिपोर्ट फिल्टर। रिपोर्ट फिल्टर का मतलब ये होता है कि जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं, अब प्रॉफिट एंड लॉस में अलग अलग ग्रुपिंग है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है रिपोर्ट का, और उसमें उनके अलग अलग अकाउंट हैं और हर अकाउंट में कई सारे ट्रांजेक्शन हैं जिनमें कई सारे कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरी को हमने यूज़ किया है। तो अब सेल्स है, सेल्स में कई सारे सेल्स के अकाउंट हो सकते हैं, परचेज में अकाउंट हो सकते हैं, एक्सपेंसेस के मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं, और इन सब को कैलकुलेट करके आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट टैली आपको निकालते हैं। अब मैं इस रिपोर्ट को एनालाइज करना चाहता हूँ कि फैक्ट्री वाइज यदि मैं अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहता हूँ कि भाई कितना सेल हुआ, कितने एक्सपेंसेस हुए, वहाँ परचेज कितना हुआ और मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, या मैं अपने शोरूम का या शॉप का देखना चाहता हूँ, वो मैं कैसे देख सकता हूँ? तो रिपोर्ट आपके सामने है। अब आप रिपोर्ट को फिल्टर करना चाहते हो बाय ट्रांजेक्शन, सो दैट उनका समराइज्ड हो वैल्यू और आपको दिखाई। वो देखने के लिए टैली ने आपको एक और बटन दिया है जो आपने रेंज अभी यूज किया था उसके ठीक नीचे, कंट्रोल F12 वैल्यू। सो व्हेन यू क्लिक दिस वैल्यू, आपको फिर से एक फिल्ट्रेशन के ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें आप फिल्टर कर सकते हैं। तो मैं कॉस्ट कैटेगरी वाइज फिल्टर करना चाहता हूँ और मैंने नेम लगाया, कंटेनिंग लगाया और मैंने यहाँ लिखा फैक्ट्री। तो अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अभी आपको पीछे दिख रहा था, ये पूरा फिल्टर आउट हो जाएगा। ये वही ट्रांजैक्शन का सम करके आपको लेके आ रहा है जिसमें कैटेगरी, जिसके ट्रांजैक्शन में कैटेगरी फैक्ट्री यूज हुआ है। तो आपको पता चल रहा है कि फैक्ट्री में आपका कुछ 6,84,000 का कुछ सेल हुआ है वहाँ से, और आपके 2,58,000 कुछ खर्चे हुए हैं, और ये खर्चे को माइनस करने के बाद आपका फैक्ट्री में जो प्रॉफिट है वो 4,25,000 का आ रहा है। सिमिलरली आप शॉप का देखना चाहते हैं तो आप वही कमांड यूज करेंगे और फैक्ट्री को चेंज करके यू विल पुट शॉप। सो व्हेन यू सिलेक्ट द शॉप, आप देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा चेंज हो गया, सारे फिगर्स, कैलकुलेशन, सारे सब कुछ चेंज हो गए, एंड यू वुड बी एबल टू सी कि शॉप से आपका भी प्रॉफिट 53,54,000। सो सिमिलर वे में यू कैन पुट योर कमांड्स, योर फिल्टर कमांड्स टू एनी सच फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अवेलेबल इन टैली, है ना। जैसे बैलेंस शीट हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, सेल्स रजिस्टर या समरी हो गया, परचेज समरी हो गया, any summary report, you can use this value command and you can filter your report according to your conditions. So this is what the topic about the cost center. Now if you move to the next topic, accurate costing. कॉस्टिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि जब आप परचेस करते हैं आपका रॉ मटेरियल या आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड जिस भी प्रोडक्ट में आप बिजनेस करते हैं, डील करते हैं, तो कई बार एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके परचेज इनवॉइस में होके आते हैं, ऐड होके आते हैं। कई बार परचेज होने के बाद उसके ऊपर ओवरहेड एक्सपेंसेस आप
करते हैं। नाउ नॉर्मली हम उसका अकाउंटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट कॉस्टिंग होना चाहिए आपके स्टॉक का, सो दैट आपके स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी स्टॉक वाइज आपको पता चले, आपकी कॉस्टिंग एक्यूरेट कैलकुलेट हो, वो यदि हमें करना हो तो उसका एक फीचर है, एक कॉन्फ़िगरेशन है टैली में जो हमें करना पड़ता है। और यदि वो आपने किया तो आप एक्यूरेट कॉस्टिंग टैली में कर पाएंगे और एनालाइज कर पाएंगे। लेट्स मूव टू टैली टू सी हाउ दिस फीचर वर्क्स। गिव मी अ सेकंड प्लीज। It seems that my voice is a bit low and you are not able to hear properly. Let me configure my mic properly. Give me a second. Now, am I audible? Yes, Deepak. Thank you. So let's move to the next feature. What we want to see is about accurate costing. तो कॉस्टिंग के लिए आप जिस भी अकाउंट को एक्सपेंसेस के लिए बुक करना चाहते हैं, उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में आपको टैग करना होगा। वो ग्रुप आप कहाँ बनाते हैं? अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाके आप वो ग्रुप क्रिएट करें। तो व्हेन यू क्रिएट दैट ग्रुप, या आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उसमें आपको एक चेंज करना होगा। तो मान लीजिए मैंने परचेज एक्सपेंसेस करके एक ग्रुप बनाया है, जो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एनीथिंग इट कुड बी। और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, देखिए, मेथड टू अलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस। ये एक ऑप्शन होता है आपके ग्रुप में, जिसे आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी करना चाहते हैं या अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू करना चाहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ, बट ये आपने यदि नॉट एप्लीकेबल रखा है तो ये फीचर काम नहीं करेगा। जो कॉस्टिंग की हम बात कर रहे हैं कि आपका इन्वेंट्री का कॉस्टिंग एक्यूरेट कैलकुलेट हो, वो नहीं करेगा। तो मैंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में इस वैल्यू को ऐड किया है। अब जो भी एक्सपेंसेस को मैं इसमें टैग करना चाहता हूँ, वो एक्सपेंसेस का लेजर में बना के इस अकाउंट में मैं ऐड कर दूँगा। तो मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑन परचेज है, तो मैंने परचेज एक्सपेंसेस ग्रुप, जो मैंने नया ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप के अंदर मैंने इसको टैग कर दिया। ये करने के बाद जब भी आप कोई परचेज इनवॉइस बनाएंगे, सो लेट्स मेक वन परचेज ट्रांजैक्शन। Let's say I'm going to purchase from Topshop Limited, और यहाँ मैं एक नया आइटम बना देता हूँ, दैट इज बॉक्स, नंबर्स में है और लिखेबल है, बाकी सब चीज़ें कॉमन रखते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। ट्रैकिंग नंबर नहीं है। लेट्स से मैंने इसका 100 क्वांटिटी खरीदा एंड एट द रेट ऑफ 100, सो 10,000 का इसका वैल्यू है, और इसको मैं अब परचेज अकाउंट में टैग कर देता हूँ। और यहाँ मान लीजिए कि इस ट्रांजेक्शन को भी मैं एज इट इज सेव कर देता हूँ। अब आप स्टॉक समरी में जाएंगे तो आपको बॉक्स दिखेगा और उसका आप कॉस्ट देखिए, 100 रुपीज़ से उसने काउंट किया। नाउ लेट मी चेंज दिस ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे अब हम एक अकाउंट ऐड करते हैं विच इज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑन परचेज। तो लेट्स से इसके ऊपर 500 रुपये का मेरा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस इसके ऊपर आ गया है। सो इफ़ यू एंटर दैट वैल्यू, लुक एट दैट, आपका कॉस्टिंग टैली ने इंक्रीज कर दिया 105 से। तो पहले 100 रुपये था, बट एक्सपेंसेस आपने डाला तो भी 105 कर दिया। ये 105 क्यों किया है? क्योंकि आपने ग्रुप में उसको अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू डिफाइन किया था। यदि नहीं किया होता तो ये वैल्यू ऐड नहीं होता,
और ये वैल्यू कहाँ स्टोर होता जाके, जो लेजर आपने सिलेक्ट किया है अकाउंटिंग, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ये उस अकाउंट में डेबिट हो जाता है। बट अभी आप इस अकाउंट का लेजर जाके चेक करेंगे तो इसमें आपको 500 का कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी एंट्री नहीं दिखेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अपलोडेड टू बॉक्स इन्वेंट्री। अब एक ऑप्शन था जब हमने ग्रुप में कॉन्फ़िगर किया था कि आप अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी करना चाहते हैं या अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू करना चाहते हैं। सो लेट्स आई विल सिलेक्ट वन मोर आइटम, और मैंने यहाँ पे इसको 50 सिलेक्ट किया और इसका रेट सिलेक्ट किया मैंने 200। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यदि मैंने वहाँ सिलेक्ट किया होता ऑप्शन अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू, तो ये जो 500 रुपया है ये 50-50%, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है, तो 50-50% दोनों में एलोकेट हो जाता, मतलब 2 रुपया 50 पैसा वैल्यू इसमें ऐड होता, 2 रुपया 50 पैसा पर रेट का वैल्यू इसमें उस हिसाब से ऐड हो जाता, क्योंकि आपको 250 वैल्यू के प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है। यदि आपने वहाँ सिलेक्ट किया होता एज पर क्वांटिटी, तो आप 100 क्वांटिटी फर्स्ट आइटम है बॉक्स और सेकंड क्वांटिटी है 50, दैट इज विसल, तो 2:1 के रेशो में ये अलोकेट होता 500। तो ये कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त आपकी चॉइस है कि आप वैल्यू के हिसाब से अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं या क्वांटिटी के हिसाब से अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं। तो अब ये तो एक एग्जांपल हो गया आपका कि आप कैसे वैल्यू को अलोकेट करना चाहते हैं ड्यूरिंग द परचेज इनवॉइस। नाउ लेट मी make this invoice once more quickly. The box 100, the rate of 100. Let's say अभी परचेज इनवॉइस में मेरा कोई एक्सपेंसेस नहीं हुआ, बट लेटर ऑन मैंने इसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए, तो वो वेंडर को तो मुझे पे नहीं करना है, जो ट्रांसपोर्टेशन है या ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से मुझे एक्सपेंसेस वाउचर बुक करना। तो मान लीजिए नेक्स्ट डे वो ट्रांसपोर्ट होके आया और मुझे उसे खर्चे में डालना है, तो मैंने कैश सेलेक्ट किया, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ऑन परचेज सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे वो आपसे पूछता है नेम ऑफ आइटम, नॉर्मली एक्सपेंसेस लेजर में नहीं आता, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने लेजर मास्टर में इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड इस ऑप्शन को यस कर दिया। तो इस अकाउंट पे दो कॉन्फ़िगरेशन है, पहला तो हमने परचेज एक्सपेंसेस ग्रुप में सिलेक्ट किया, क्योंकि परचेज एक्सपेंसेस में हमने ऑलरेडी अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू एनेबल कर दिया था। दूसरा हमने इसमें इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस किया। तो ग्रुप सिलेक्ट करने से इसका इम्पैक्ट परचेज इनवॉइस में यदि आप एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं तो आता है, और इस ऑप्शन को यस करने से, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस करने से, जब आप पोस्ट इनवॉइस लेटर ऑन यदि आप एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं तब इसका इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ आप जब डेबिट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आपने किस आइटम पे किए हैं, तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा बॉक्स एंड आई विल skip the quantity कि मेरे पास इसका क्वांटिटी नहीं है, and then I will put 0. Sorry, this is not applicable. Quantity 0 और 500 वैल्यू, और ये मैंने एक्सपेंसेस इस तरीके से बुक कर दिया। अब आप स्टॉक समरी देखेंगे तो आपको इसका वैल्यू बॉक्स का बढ़ के दिखेगा 105 रुपये से, जो 100 रुपये का खरीदा था उसने 5 रुपया उसमें ऐड कर। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन अपलोड योर एक्सपेंसेस। यदि आपके इनवॉइस में एक्सपेंसेस हैं तो भी आप उसको ऐड कर सकते हैं, यदि आपने लेटर ऑन कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं प्रोडक्ट पे तो वो भी आप प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, बैंकिंग ऑपरेशंस। नाउ दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो हर एक बिजनेस में बड़ा कॉमन है, और हम चेकबुक्स मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, हम बैंक रिकन्सिलिएशन करते हैं, और मैनुअल ऑपरेशंस होते हैं कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में। टैली आपको हेल्प करता है कि आप इन चीज़ों को ऑटोमाइज कर सकें और इसको आप प्रॉपरली मैनेज कर सकें। तो टैली में ये कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होंगे एंड हाउ इट विल हेल्प यू, लेट अस सी दिस। सो टू कॉन्फ़िगर बैंक डिटेल्स, आपने जो बैंक का अकाउंट बनाया है उसके लेजर में जाके हम उसको मॉडिफाई करेंगे। मेरे केस में मान लीजिए HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक में आप देखेंगे बैंक का डिटेल आपसे पूछता है, वो सब आपने डाल दिया। और यहाँ बैंक कॉन्फ़िगरेशन एक एरिया है, सेक्शन है,
जहां आपसे पूछा जाता है ऑल्टर चेक बुक्स, और उसके नीचे ऑप्शन है चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो आप यदि अपना चेक प्रिंट करना चाहते हैं तो आप वो फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका चेक प्रिंटिंग आप अपने जो आपका एक्चुअल लीफ है वो आप प्रिंटर में डाल के हाथ से लिखने के बजाय उसको प्रिंट कर सकते हैं। और क्या आप ऑटो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन एक ही जगह हैं और यहाँ पे आप इनको आप सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहला चेक बुक करते हैं। चेक बुक में आप अपना चेक सीरीज डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास जो अगला चेक बुक है वो 000201 से लेके 100 लीव्स हैं और ये बुक नंबर 3। सो आई कैन एड अप दी ऑल चेक बुक्स वन बाय वन हियर। और ये करने के बाद मैं चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन यदि करना चाहता हूँ तो मैं जब इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास फॉर्मेट आते हैं और टैली आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड चेक फॉर्मेट दिखाता है। आप अपने चेक लीफ को अपने सामने रखिए और उससे मैच कीजिए कि कौन सा चेक फॉर्मेट आपके चेक से मिलता जुलता है, और जो भी फॉर्मेट आपको मैच होता हुआ दिखता है आपको सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है और बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन उसके मेजरमेंट्स वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। और इसमें यदि मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो जब चेक प्रिंट होगा तो इस तरीके से आपको प्रिंट होके दिखेगा। तो आपको सिर्फ चेक लीफ को आपके प्रिंटर में रखना है और ये उसके ऊपर प्रिंट होकर निकलेगा। सो इट विल गिव अ नाइस प्रोफेशनल लुक एंड इट अवॉइड्स द एरर्स व्हिच मोस्टली विल कीप इन राइटिंग। और ये ऑप्शन है उसके बाद रिकन्सिलेशन का, जिसमें हम रिकन्सिलेशन के लिए हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो हम डाउनलोड करेंगे या तो एक्सेल या फिर CSV फॉर्मेट। तो दोनों में से जिस भी फॉर्मेट में हम इसको मेंटेन करते हैं, डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके हम इस पर्टिकुलर फोल्डर में उसको रखेंगे। तो ये फोल्डर हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके रख दिया। सो वंस यू डू ऑल दिस कॉन्फ़िगरेशन, आप जब पेमेंट वाउचर बनाते हैं तो आप पाएंगे कि वहाँ ऑटोमेटिकली आपका चेक नंबर पहले से आता है। तो मान लीजिए कि मैं रेंट के लिए या किसी पार्टी के लिए कुछ पेमेंट कर रहा हूँ, तो पेमेंट करते वक्त टैली ऑटोमेटिकली शो द चेक रेंज, द अवेलेबल चेक रेंज, और जो लास्ट नंबर है चेक का उसके बाद का जो रिसेंट चेक अब इशू होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली दिखेगा कि आपको 15 नंबर चेक इशू करना है। नाउ व्हाट इफ यू वांट टू इशू ऑल टुगेदर अ न्यू चेक और आप दूसरी चेक बुक से करना चाहते हैं, नया नंबर करना चाहते हैं, तो आप मैन्युअली इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ दूसरा, आप बैक स्पेस करके आपका सीरीज चेंज कर सकते हैं और दूसरा सीरीज का चेक भी आप इशू कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी है जहां मैन्युअली आपको चेक नंबर ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। टैली ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 चेक नंबर खुद से लेता रहेगा। अब कितने चेक हैं, कितने इशू हो गए हैं, कितने बाकी हैं, कितने पुराने हो गए हैं, यदि ये सारा आपको एक साथ ट्रैक करना है तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में आपको बैंकिंग मेनू मिलेगा। और बैंकिंग मेनू में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है चेक रजिस्टर। सो व्हेन यू लुक एट दिस चेक रजिस्टर, आप इसको डिटेल करके देखिए, आपको जितनी भी चेक बुक्स हैं आपकी उनका पूरा डिटेल दिखेगा। कितने चेक हैं, उनमें से रिकनसाइल कितने हो चुके हैं, अनरिकनसाइल कितने हैं, कैंसिल कितने हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक ही स्क्रीन पे दिखने को मिल जाएगी। मोस्टली ये आपको आप ट्रैक नहीं कर पाते क्योंकि ये मैनुअल होता है और किसको चेक कितना इशू किया कितना नहीं किया वो सारे रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। यदि आपने एक बार ऑटोमेट कर दिया तो डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू हैंडल दिस। ऑल्सो कोई एक चेक नंबर है जिसे आपको ढूंढना है कि ये किसको दिया था, ये पता करना है, तो ये क्विक सर्च बटन है और यहाँ पे आप क्विकली टाइप कर सकते हो कि मैंने 14 नंबर का चेक किसको दिया था। तो टैली आपको क्विकली सर्च करके उस चेक के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया चेक कॉन्फ़िगरेशन। और आपने चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगर किया था तो आपने कितने चेक के ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी बना दिए हैं और उनमें से कितने प्रिंट हो गए हैं, कितने नहीं प्रिंट हुए हैं, वो सारे ट्रैक आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी तक मैंने एक भी चेक प्रिंट नहीं किया है, वो यहाँ पे पता चल रहा है। यहाँ से भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ और ट्रांजैक्शन बनाते वक्त भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ। जब प्रिंट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा, यस हो जाएगा। सो यू विल बी एबल टू सी कि कितने लोगों के चेक प्रिंट करना
बाकी हैं। ये मोस्टली प्रैक्टिस होती है लोगों की कि दिन में आपने ट्रांजेक्शन बना दी और शाम को आप लेटर ऑफ द डे सारे चेक प्रिंट करना शुरू कर दें। नाउ लेट्स कम टू बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन एक टीडियस जॉब माना जाता है अकाउंटेंट्स के लिए भी और बिजनेस ऑनर्स के लिए तो और भी ज़्यादा, कि वो बिजनेस पे ध्यान दें या चेक की एंट्रीज या बैंक की एंट्रीज मैच करते हैं। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस क्या है, आप चेक, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, आप लॉगिन करते हैं आपके पोर्टल पे, आप स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद आप टैली का स्टेटमेंट निकालते हैं स्क्रीन पे या उसका भी प्रिंट निकालते हैं एंड यू विल पुट डाउन टिक मार्क। आप पेन पेंसिल से उनको सबको टिक करते हैं और मैच करते हैं। दिस इज व्हाट द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग रिकंसिलिएशन। बट नाउ दिस वुड नॉट बी मोर। अब आप आपका बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कीजिए एक्सेल या CSV फॉर्मेट में, और अब आप बैंक स्टेटमेंट को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं एक जिसमें ऑलरेडी बैंक के ट्रांजेक्शन्स हैं, look at company so that we can understand banking, bank reconciliation, HDFC Bank. I will click on बैंक स्टेटमेंट और मैंने जो फोल्डर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया था वहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है एक्सेल में, तो ये फाइल उसने मुझे शो किया। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। टैली विल आस्क मी कि ये ऑलरेडी इंपोर्टेड है स्टेटमेंट पहले से, तो आप दोबारा करना चाहते हैं क्या, आप यस कर दीजिए। ये आपके लिए एक इंटीमेशन है, सो दैट आप दोबारा गलती से कर रहे हैं तो आपको पता चल जाए। और टैली आपको एक समरी देगा इंपोर्ट होने के बाद कि टोटल एंट्रीज इन बैंक स्टेटमेंट जो थी वो 8 थी, उसमें से 4 उसको मैच हो गई तो उसने रिकंसाइल कर दिया है। 4 ऐसी एंट्रीज हैं जो टैली में नहीं है, बैंक स्टेटमेंट में है, तो उसने उनको ऐड किया है। जब आप प्रेस एंटर करेंगे तो आपको आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इस तरीके से दिखाएगा। इसमें बैंक के ट्रांजेक्शन्स जो है आपके पास टैली में वो दिखा रहा है। इसमें बैंक डेट में जो भी एंट्रीज में उसे मैच हो गई है उसने देखिए ऑटोमेटिकली उनकी बैंक डेट खुद से फिल कर दी, तो आपको मैन्युअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रिकंसिलिएशन हम ऐसे ही करते हैं, 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन में जाके बैंक डेट डालते हैं। और ये नीचे जो एंट्रीज हैं ये आपके टैली में नहीं थी, बैंक स्टेटमेंट में मिली है, तो वो एज ए इंफॉर्मेशन टैली आपको शो कर रहा है। अब आप यदि देखेंगे तो आपको तुरंत दिखेगा कि एक 3500 का कॉन्ट्रा एंट्री है जो बैंक में भी था और मेरे स्टेटमेंट में भी था, बट किसी कारण से वो मैच नहीं हुआ है ना, मे बी दी डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो उससे मैच नहीं हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रांजेक्शन पे आके एक ऑप्शन है रिकंसाइल अनलिंक्ड ट्रांजेक्शन, तो इसको जब क्लिक करेंगे तो टैली ऑटोमेटिकली उस अमाउंट से मैच होते हुए ट्रांजेक्शन्स आपको शो करेगा। आप उस ट्रांजेक्शन को मैच करने के लिए प्रेस एंटर कीजिए और टैली वो अमाउंट वो पर्टिकुलर एंट्री को रिकंसाइल करता है। सिमिलरली कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो हुए हैं बैंक स्टेटमेंट में, जैसे बैंक चार्जेस हैं, अब वो बैंक चार्जेस आपके टैली में आपने नहीं पोस्ट किए थे बट स्टेटमेंट में तो आए हैं, वो दिखा रहा है। तो आप इसको यदि डायरेक्ट एंट्री में लेना चाहते हैं, टैली में करना चाहते हैं, तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस कीजिए और आप अपना बैंक चार्जेस का अकाउंट लेके एंड यू कैन पोस्ट इट। बैंक चार्जेस है, एक्सपेंसेस एंड डेबिट, सो दिस विल बी पोस्टेड इन योर अकाउंट। तो अब ये ट्रांजेक्शन्स हैं जो बैंक स्टेटमेंट के बाकी रह गए, जिनको आप ढूंढ के इमीडिएटली मैच कर सकते हैं। तो मोर और लेस जब आप बैंक स्टेटमेंट आप डाउनलोड करेंगे और इंपोर्ट करेंगे तो 90% या 90 से ज़्यादा ऊपर का परसेंट, क्योंकि सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो सारे ऑटोमेटिकली टैली रिकंसाइल कर देगा। कुछ एक्सेप्शंस रहेगा 5 से 10%, वो आप तुरंत से उसको सेट कर सकते हैं या ढूंढ के ठीक कर सकते हैं और आपका काम क्विकली इससे आपका हो जाने वाला है। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट दी बैंक रिकंसिलिएशन or bank operations, which will make your life easy and simple. So this is the topic we need to cover related to banking. I hope this helps you a lot. During this session you might be having more or less questions and more doubts to understand. आप chat box पे लिखिए, हम लोग आपको आंसर करते रहेंगे।
and if something is unanswered, definitely we'll come back to you to help you and understand, to handle you to solve your questions. अब नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी सेटअप, जिसके लिए मैं आपको मेरे कलीग दिनेश को हैंड ओवर करूँगा। दिनेश, आप अपना प्रेजेंटेशन शेयर कीजिए, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और आप लाइव कीजिए इसके आगे सेशन। हेलो एवरीवन। तो मैं अपने टॉपिक का स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है जीएसटी। जब भी हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहला हम जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारी जो बिलिंग है तो हमारी बिलिंग स्टार्ट हो जाए किसी भी तरह से, और वो बिलिंग जो हमारी होती है वो ज़्यादातर हमारी होती है जीएसटी से रिलेटेड। हेलो, वॉइस आ रही है सर आपको? दीपक वॉइस आ रही, दिनेश वॉइस आ रही, लेकिन वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं है। ओके, एक सेकेंड। हेलो, अब वॉइस क्लियर है? हाँ, पहले से बेटर। ओके, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमारी बिलिंग स्टार्ट हो जाए, और सेल या परचेज होती है वो तो हम वैसे भी कर लेते हैं। तो जो भी बिलिंग होती है वो आज के टाइम पे जीएसटी से ही होती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा टैली के अंदर किस तरह से हम जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, किस तरह से हम एक इनवॉइस तैयार करते हैं जीएसटी से रिलेटेड, वो सब हम आज बात करेंगे। तो मैं ले चलता हूँ आपको टैली की स्क्रीन पे। तो टैली के अंदर सबसे पहला जो हमें इसके अंदर करना होगा वो क्या है कि टैली के अंदर जीएसटी से रिलेटेड जो हमारी डिटेल्स होती है सबसे पहले हमें वो जीएसटी के अंदर फिल करनी होती है। उसके बाद ही बाकी जो भी है वो हम इसमें कर पाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर फीचर्स में जाएंगे F11 करते हुए, और यहाँ से आपको जाना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। टैक्सेशन के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सबसे फर्स्ट जीएसटी, इसको हम अनेबल करेंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे जीएसटी के लिए हमारा जो स्टेट है वो स्टेट हमारा क्या है, दिल्ली है। रजिस्ट्रेशन टाइप जो है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, रेगुलर या कंपोजिशन जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। जब से हमने जीएसटी एप्लीकेबल किया है अपनी कंपनी के अंदर वो डेट हम ले लेंगे इसके अंदर। जीएसटी नंबर, उसके बाद GSTR1 है, पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1, जिसका भी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है वो अपनी GSTR1 फाइल करता है मंथली, और बाकी जिसका कम है वो क्वार्टरली। तो अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ मंथली। हाँ, इसके बाद ये बिल हम यहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं अगर हमारे ये एप्लीकेबल है तो। और इसके अंदर जैसे कि आप जानते हैं, अगर मैं बात करूं इंटर स्टेट की, तो इंटर स्टेट के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है यहाँ पे 50,000 की। और कभी कभी क्या होता है, लेकिन जब लोकल ट्रांजैक्शन होती है, लोकल ट्रांजैक्शन के लिए स्टेट वाइज ये लिमिट अलग अलग भी हो सकती है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर ये लिमिट 1 लाख की है तो वो चेंज हो सकती है, अदरवाइज जो इसकी लिमिट है वो 50,000 है। इसके बाद है इसके अंदर जीएसटी रेट। अगर मेरी कंपनी के अंदर जो भी जिस चीज के अंदर भी मैं ट्रेडिंग करता हूं, हाँ जी, तो इसके बाद सब नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमारी कंपनी के अंदर जिस भी गुड्स के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर अगर हमारा लगता है कि मैक्सिमम जो गुड्स हैं वो उसका टैक्स रेट 18 है, तो मैं एक कंपनी लेवल पे ही जीएसटी का रेट डिफाइन कर सकता हूं, वो मैं यहाँ से करूंगा। हम इसको एप्लीकेबल करेंगे यहाँ से,
और एप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पे जो भी हमारे आइटम्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन और उसका HSN कोड यहाँ पे डालेंगे। टैक्सेबल हम इसमें कर देते हैं और टैक्स रेट यहाँ पे ले लेते हैं 18%। ये 18% मैंने लिया है और ये लोकल के अकॉर्डिंग ये अपने आप ही अलग अलग हो जाएगा 99%। ये जो टैक्स रेट मैंने दिया है ये कंपनी लेवल पे है, यानी कि मैं अगर कोई भी आइटम बनाता हूँ, कोई भी गुड्स बनाता हूँ, उसके अंदर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो 18% होगा। ओके, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपने जो टैक्स रेट है जीएसटी के वो अलग अलग लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सबका एक फ्लो होता है। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले जो टैक्स रेट होता है वो कंपनी लेवल पे जो मैंने डिफाइन किया है उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, इसकी हियररी के अकॉर्डिंग। लेकिन सेकेंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट होता है। थर्ड नंबर पे आता है स्टॉक आइटम, फोर्थ नंबर पे आता है अकाउंटिंग ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, फिफ्थ नंबर पे आता है लेजर और सिक्स नंबर पे आता है ट्रांजैक्शन लेवल पे। तो लेकिन इनमें से अभी हम जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे स्टार्टिंग के 3 लेवल, यानी कंपनी लेवल, स्टॉक ग्रुप लेवल और आइटम लेवल। तो इनमें से अभी जो हम यहाँ पे अभी तक हमने क्रिएट किया है जीएसटी का टैक्स रेट वो कंपनी लेवल पे किया है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जितने भी यहाँ पे आइटम्स हैं, साइकिल हैं, उनमें से एक ग्रुप ऐसा है जैसे कि जिसके अंदर मैक्सिमम जो टैक्स है वो 28% है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इन्वेंट्री में स्टॉक ग्रुप में जाऊंगा। यहाँ पे देखिए मैंने 3 ग्रुप बना रखे हैं, 3-4 ग्रुप बना रखे हैं। इनमें से जो एटलस ग्रुप है इसके अंदर मैक्सिमम जो आइटम्स हैं वो ऐसे हैं जिसका टैक्स रेट 18 नहीं है, उसका टैक्स रेट 28 है। तो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो भी आइटम्स हो उसके ऊपर टैक्स रेट लगे 28%। तो वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए आप यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में जाकर एटलस में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, तो इसको अनेबल करेंगे और यहाँ पे मैं अपनी टैक्स की डिटेल फिल करूंगा जिसके अंदर मैंने टैक्स रेट आप देख सकते हैं 28% यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, यानी कि अब जो भी मैं स्टॉक आइटम क्रिएट करूंगा इस ग्रुप के अंडर में, उन पे टैक्स रेट लगेगा कितना, 28%। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये ग्रुप के अंदर डिफाइन नहीं करता तो उससे पहले मैं डिफाइन कर चुका हूं कंपनी लेवल पे 18%, तो फिर वो एप्लीकेबल होगा। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी है कंपनी लेवल पे, सेकंड है स्टॉक ग्रुप लेवल पे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस ग्रुप में भी या कोई इस ग्रुप के अंदर में भी या किसी दूसरे ग्रुप के अंदर में कोई स्टॉक आइटम ऐसा है, स्टॉक आइटम जिस पे ना तो 28% है ना ही 18% है, उस पे अलग से टैक्स रेट है मान लीजिए 12%। तो वो मैं उसमें क्या करूंगा, उसमें स्टॉक आइटम लेवल पे मैं टैक्स रेट डिफाइन करूंगा। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक आइटम बनाया है और इस आइटम पे मैं आइटम लेवल पे टैक्स रेट अगर डिफाइन करना चाहता हूं तो इसमें आपको जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ से करना पड़ेगा और इसके अंदर आपको टैक्स रेट डिफाइन करना पड़ेगा। ये देखिए इसके अंदर टैक्स रेट जो मैंने डिफाइन किया हुआ है वो 12% है। तो मैंने अभी तक कंपनी लेवल पे, ग्रुप लेवल पे और आइटम लेवल पे टैक्स रेट डिफाइन किए हैं। आप ये सभी इसको देखना चाहते हैं तो इन्वेंट्री इन्फो में ही टैक्स रेट सेटअप में आप जाएंगे और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप राइट साइड में टॉप में एक शॉर्टकट है डिटेल के लिए, ऑल्ट F1 उस पर क्लिक करिए तो आप देख पाएंगे कि मेरा जो कंपनी लेवल पे टैक्स रेट था वो 18% था, तो वो दिखा रहा है आपको। एक ग्रुप था एटलस का, उस ग्रुप में मैंने डिफाइन किया था 28, तो उसके अंडर में जो भी आइटम है उस पे टैक्स रेट एप्लीकेबल हो रहा है 28। और एक स्टॉक आइटम लेवल पे मैंने टैक्स रेट डिफाइन किया था जो आप देख सकते हो, जिस पे मैंने टैक्स रेट लिया है 12%। तो अब मैं इनमें से
अगर फेल करता हूं तो जिस तरह से भी टैक्स रेट डिफाइन किया है उसी के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे टैक्स लगेगा। ठीक है, ये तो था मैंने जो इसके अंदर अभी तक जीएसटी से रिलेटेड इसके अंदर फीचर्स हैं जो उसको ऑन किया है, जीएसटी की डिटेल फिल की है। और सेकंड मैंने आपको बताया कि टैक्स रेट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि अगर हमें इसके अंदर इनवॉइस बनाना है जीएसटी का तो वो कैसे बनाएंगे। अगर मैं मास्टर्स की बात करूं, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, पार्टी अकाउंट, वो तो आप जीएसटी नहीं भी करें तब भी आप नॉर्मली वो करते ही हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, मेन है इसके अंदर इनवॉइसिंग की, इसके अंदर इनवॉइसिंग कैसे होगी तो वो मैं आपको बता रहा हूं, और उसी टाइम पे जो भी मास्टर्स हैं उसके अंदर क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको एक सेल इनवॉइस आपको बना के दिखा रहा हूं इसके अंदर कि हम कैसे बनाएंगे। तो मैं करता हूं यहाँ से F8। तो F8 करने के बाद मैं यहाँ पे अभी नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो ये नीचे क्लास दिखाई दे रही है सेल्स ऑटो, इसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल अभी मैं लेता हूँ नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ से पहले राइट हैंड साइड में एक बटन है आइटम इनवॉइस। क्योंकि मैं आइटम पे काम कर रहा हूं तो आइटम इनवॉइस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप सर्विस पे काम कर रहे हैं तो आप अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले है पार्टी नेम। तो पार्टी मैंने यहाँ पे काफी सारी बना रखी है, इनमें से ही मैं कोई ले लेता हूँ, जैसे पीके साइकिल ले लिया मैंने। इसका जो अकाउंट है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। पीके साइकिल जो है इसके अंदर इसकी मैंने स्टेट ली है, इसके अंदर हरियाणा, और इसका जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो मेरी स्टेट थी दिल्ली, इसकी हरियाणा, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी टैक्स इस पे अप्लाई होगा वो होगा आईजीएसटी। ओके, तो ये करने के बाद अब यहाँ पे आ जाइए, अपना सेल अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। सेल अकाउंट के बाद यहाँ पे मेरे जो आइटम्स हैं, जो भी मैं सेल करना चाहता हूँ उस आइटम को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसकी मेरे पास 200 क्वांटिटी है अभी, तो उसमें से जितनी भी मैं सेल करना चाहता हूं वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। जो भी आप इनमें से सेल करना चाहें, इसकी मैं 10 क्वांटिटी सेल कर देता हूं। ठीक है, और इसको मैं सेल कर रहा हूं 8000 के अकॉर्डिंग। अभी थोड़ी देर बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर मैं ये जानना चाहूं कि अगर मैंने ये सेल किया था और इसका लास्ट सेल मैंने कितने में की थी, वो कैसे देखेंगे, तो वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। अभी यहाँ पे मैं रेट ले लेता हूं, और इसके बाद यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी आप सेल करना चाहें, मैं 3 क्वांटिटी अभी कर रहा हूं, और इस पे टैक्स अप्लाई करेंगे। टैक्स कौन सा अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये इंटर स्टेट है, तो इंटर स्टेट में टैक्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम आउटपुट आईजीएसटी। ओके, जो भी टैक्स आपका कैलकुलेट हुआ है, आप इसको एक बार टैक्स एनालिसिस करना चाहें तो राइट हैंड साइड में बटन है टैक्स एनालिसिस का, ऑल्ट ए आप उस पर करेंगे, और यहाँ पे डिटेल के लिए ऑल्ट F1, तो आपको दिखाएगा कि आपकी वैल्यू क्या थी टैक्सेबल, उस पे कितना % टैक्स हमने कैलकुलेट किया है, ये आपको कंप्लीट इसमें शो करेगा। ये देखिए, और यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेते हुए मैं बिल क्रिएट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने कर दिया। इसी का आपको अगर इनवॉइस का प्रिंट लेना है तो आप यहीं से ऑल्ट पी करिए, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट के टाइम पे यहाँ पे इनवॉइस के ऊपर क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसके लिए आप ऑल्ट पी करने के बाद F12 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटी की कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कि जीएसटी परसेंटेज। अगर आप चाहते हैं कि इनवॉइस के ऊपर जीएसटी परसेंटेज भी शो हो तो इसको आप यस कर देंगे तो वो आपको शो करेगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसको दिखाता हूं। ये देखिए, ये हमारा टैक्स इनवॉइस है जीएसटी का। इसके अंदर जीएसटी का जो रेट अप्लाई हो रहा है वो भी आपको इसके अंदर शो कर रहा है। ओके, अगर मैं बात करूं इसके अंदर अपने टैक्स लेजर की कि मैंने ये टैक्स लेजर कैसे बनाया, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसको हम बनाएंगे अंडर में ड्यूटी एंड टैक्स के, और जीएसटी यहाँ पे लेंगे, और इसके बाद ये बाकी के ऑप्शंस अपने आप आ जाएंगे और आप इनमें से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया है इंटीग्रेटेड, और टैक्स रेट मैंने 0 रखा है। ऐसा क्यों?
क्योंकि टैक्स रेट मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं अपना पहले से ही आइटम लेवल पे या कंपनी लेवल पे, तो मुझे यहाँ पे टैक्स रेट डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो अपने आप ही आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूं। तो अभी आपने क्या देखा इस इनवॉइस के अंदर, अगर मैं टैक्स अप्लाई करता हूं तो CGST, HGST या जो भी टैक्स का लेजर है वो मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे टैक्स के लेजर सिलेक्ट ना करने पड़े, बस मुझे पार्टी नेम सिलेक्ट करूं मैं और आइटम सिलेक्ट करूं, बाकी जो भी टैक्स है वो अपने आप से ही कैलकुलेट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो टैली के अंदर इस चीज के लिए हमें काफी अच्छा एक फीचर है जिसे हम कहते हैं क्लास। इसमें इसके लिए हम क्लास बना सकते हैं और उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से लेजर हमें बाय डिफॉल्ट अपने इनवॉइस के अंदर लेने हैं। उसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग इन्फो में और यहाँ से वाउचर टाइप में मैं ऑल्टर करूंगा, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूं सेल इनवॉइस के लिए। तो मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं सेल। इसके अंदर राइट हैंड साइड में आपको शो करेगा नेम ऑफ क्लास। तो नेम ऑफ क्लास में जैसे कि आप देख सकते हो सेल्स ऑटो आपको शो कर रहा है, मैंने ये नेम दिया है इस क्लास का। इसमें आप नीचे सेल का जो अकाउंट है, सेल अकाउंट, वो आप डिफॉल्ट आप क्या लेना चाहते हैं वो आप ले लें। उसके अलावा जो नीचे एडिशनल अकाउंटिंग एंट्री के लिए जो मेरे लेजर हैं टैक्स के, वो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं तीनों, IGST, CGST, SGST, और तीनों में ही क्या किया हुआ है, रिमूव इफ जीरो, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी हमारा अप्लाई होगा इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट, ये तीनों तो उसमें अप्लाई हो नहीं सकते, उसमें या तो होगा CGST, SGST या IGST। तो जो दूसरा होगा वो ऑटोमेटिकली आपका रिमूव हो जाएगा, आपका उसमें वो शो नहीं करेगा जब भी आप प्रिंट निकालेंगे या वापस उसको देखेंगे। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि साथ ही साथ मैं अपने जो इनवॉइस है उसको राउंड ऑफ भी करना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे राउंड ऑफ का भी एक लेजर बना के उसको भी आप पे डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये क्लास कैसे काम करेगी वो हम देख लेते हैं। मैं जाऊंगा अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पे सेल्स में जाने के बाद मैं सेल की जो शॉर्टकट है F8 उसको दोबारा से प्रेस करूंगा, तो आपको वो क्लास दिखाई देगी जो क्लास मैंने बनाई थी। तो क्लास का क्या नेम था, सेल्स ऑटो। तो आप इसमें देखेंगे कि जो टैक्स के लेजर हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी अपने आप ही आ गए हैं। अब बस मुझे करना क्या है, मैं पार्टी का नेम सेलेक्ट करता हूं। इसके बाद यहाँ पे जो मैं सेल करना चाहता हूं वो आइटम लेता हूं। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाली, रेट डाला, टैक्स अपने आप से कैलकुलेट हो गया, और वो भी CGST, SGST। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मेरी पार्टी थी वो पार्टी मेरी दिल्ली से थी, लोकल थी। तो अगर ये दूसरी स्टेट से होती यानी इंटर स्टेट होती तो IGST अपने आप ही इसके अंदर कैलकुलेट हो जाता। आप इसमें Alt A करके देख सकते हैं कि कितना टैक्स कैलकुलेट हुआ है। नीचे ई-वे बिल का ऑप्शन है, अगर आप ई-वे बिल अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे इस पर यस करके ई-वे बिल से रिलेटेड कंप्लीट जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, जिससे कि आप ई-वे बिल की भी जो JSON फाइल है उसको टैली से ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट वो ई-वे बिल के पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन डिटेल्स बिल्कुल सही होनी चाहिए। अभी मैं इसको नो कर रहा हूं और इसको सेव कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गई मेरी इसकी इनवॉइसिंग। अब हम चलते हैं रिपोर्ट पे। GST की रिपोर्ट देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले और यहां से स्टैच्यूटरी रिपोर्ट पे, यहां से GST पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं GST R1 की, जो कि हमारी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड होती है, और GST R1 जो हमारी रिटर्न जाती है उसके लिए यहाँ पे ये समरी है। इसमें दिया हुआ है कि हमारी टोटल ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं, उसमें से कितनी इंक्लूडेड है और कितनी इंक्लूडेड नहीं है। यानी इंक्लूडेड नहीं है यानी कि मिसमैच, कि आपकी कोई ना कोई उसके अंदर आपने मिस्टेक की है, तो वो क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये दे रखा है मिसमैच इन इंफॉर्मेशन, आप इस पे एंटर करेंगे
तो आपको यहाँ दिखाएगा कि क्या इंफॉर्मेशन है जो आपने मिस की है। जैसे ये दिखा रहा है कि पार्टी का जीएसटी नंबर यहाँ पे इनवैलिड दिखा रहा है, तो आप पार्टी का जीएसटी नंबर सही करने के बाद यहाँ से आप उसको, ये राइट हैंड साइड में बटन है एक्सेप्ट, Alt C शॉर्टकट है, उससे आप इसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो मिसमैच अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको दिखाएगा, उसमें आप इसको ओपन करेंगे तो आपको बता देगा कि क्या मिसमैच है, आप उसको सॉल्व करिए। इसके बाद जो भी आपने ट्रांजेक्शन की है, जिस तरह का भी बिल बनाया है आपने, उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। हमने जो भी सेल की है अभी तक वो एक रेगुलर डीलर को की है, तो इसलिए B2B में वो सारी डिटेल आपको शो करेगा। अगर हमने किसी कंज्यूमर को की होती तो वो B2C में आपको दिखाता, अगर मैंने कोई एक्सपोर्ट किया होता तो आपको एक्सपोर्ट में दिखाता। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे आपकी आ जाएगी। जब आपकी कोई भी मिसमैच यहाँ पे नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं से ही अपनी GSTR1 की जो रिटर्न है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और वो कैसे, उसके लिए राइट हैंड साइड में आपको एक बटन है जो दिखाई दे रहा होगा, एक्सपोर्ट GSTR1, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl E। उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स आएंगे अलग अलग। तो जैसे आप JSON फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। JSON फॉर्मेट से क्या होगा, JSON फॉर्मेट की जो फाइल है वो आप डायरेक्टली GST के पोर्टल पे बाद में उसको अपलोड कर सकते हैं। वहां पे भी आपको समरी दिखाई देगी जो आपने अपलोड की है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, पहले मैं डायरेक्टली अपलोड नहीं करना चाहता, पहले मैं इसको एक्सपोर्ट करके एक्सेल फॉर्मेट में अपने अकाउंटेंट को या किसी को भी देना चाहता हूं चेक कराने के लिए, तो मैं इसको एज ए एक्सेल भी एक्सपोर्ट कर सकता हूं। लेकिन जब मैं इसको एज ए एक्सेल एक्सपोर्ट करूंगा तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, और वो क्या, कि जिस भी लोकेशन पे आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप D ड्राइव में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी D ड्राइव में आपको GST के पोर्टल से एक्सेल का जो ऑफलाइन यूटिलिटी टूल आता है उसको डाउनलोड करेंगे और उसी सेम लोकेशन पे आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। फिर बाद में आप उसमें एक्सेल में उस फाइल को ओपन कर सकते हैं और वहां से बाद में चेक करने के बाद वहां से भी आप उसको JSON में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो है मेरी GSTR1। इसी तरह से मैं बात करूं GSTR2 की, तो GSTR2 की डिटेल आप यहां देख सकते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि GSTR2 के लिए GSTR2A आती है हमारी GST पोर्टल पे, तो वो हम डाउनलोड करते हैं और उसको हम मैच करते हैं, रिकंसाइल करते हैं अपनी GSTR2 के साथ। अगर उसमें कोई डिफरेंस आता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे काम करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं GSTR3B की, जिसमें हमारी जो आउटवर्ड सप्लाई है और इनवर्ड सप्लाई है, यानी जो हमारा एलिजिबल ITC है वो हमारा इसके अंदर शो करता है। आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए, ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई है, उसका टैक्स इसमें दे रखा है। जो मैंने परचेज की अभी तक, जो मेरा एलिजिबल ITC बन रहा है वो मेरा इसमें दिखा रहा है। ओके, तो इसकी भी यहाँ पे आपको यही करना है कि इसके अंदर भी कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ से GSTR3B की फाइल को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसका भी सेम प्रोसेस है, एक्सपोर्ट रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे और एक्सेल या JSON जिस भी फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ओके, तो ये था GST से रिलेटेड जो आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि GST में काफी चीजें हैं, सारी तो हम अभी सेशन में कवर नहीं कर सकते, लेकिन अब इतना करने के बाद आप एक GST का इनवॉइस तैयार कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारा है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपनी कलेक्शन परफॉर्मेंस के बारे में। तो जिसके अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो के बारे में, कैश फ्लो प्रोजेक्शन के बारे में। आप सबको पता है कि अगर हम बैलेंस शीट से डिटेल देखते हैं तो यहाँ पे हमारा करंट में हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है वो शो करता है। मेरी जो लायबिलिटी है, जो मुझे क्रेडिटर को पे करना है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो मेरा रिसीवेबल है, जो डेटर से मुझे लेना है, वो यहाँ पे शो करता है।
तो आप यहाँ पे जो ये आपको शो कर रहा है डिटेल, ये आपकी करंट की डिटेल शो कर रहा है, जो आप डेट सिलेक्ट कर रहे हैं उस डेट तक की आपकी डिटेल शो कर रहा है। आप इसके अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है और मुझे जो पे करना है या पे जो भी है, तो वो उतना मेरे पास कैश है या नहीं। लेकिन आप ये चीज भूल जाते हैं कि यहाँ पे जो आपको रिसीवेबल या पेबल दिखा रहा है वो पूरा का पूरा आपको एक ही टाइम पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनकी जो ड्यू डेट्स है, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं या डेटर हैं, उनकी जो ड्यू डेट है वो सेम नहीं है, वो सबकी अलग अलग है। ओके, तो आने वाले टाइम में हमारे जो कैश है, कैश का जो फ्लो है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो हमें अगर देखना है तो वो हम देख सकते हैं टैली की एक रिपोर्ट के जरिए जिसका नाम है कैश फ्लो प्रोजेक्शन। ओके, अगर हमारा कैश फ्लो अगर देखिए पॉजिटिव रहता है तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर कैश फ्लो हमारा नेगेटिव जाता है वो हमारे लिए सही नहीं है। तो अगर ये रिपोर्ट हम देखना चाहें तो आप डिस्प्ले में जाइए और यहाँ पे कैश फ्लो के अंदर आपको जाना है और कैश फ्लो प्रोजेक्शन पे क्लिक करना है। जब आप कैश फ्लो प्रोजेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे ये आगे आने वाला जो मेरा पीरियड है उसमें मेरे पास मेरे कैश पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो सारा आपको शो कर रहा है। जैसे ये दिखा रहा है कि करंट में अभी मेरे पास 7 लाख मेरे पास करंट बैलेंस है, और कैश का मतलब यहाँ पे ओनली कैश अकाउंट नहीं है, कैश का मतलब कैश और बैंक से है। ओके, तो मेरे पास 7 लाख कैश मेरे पास मई मंथ में है और मई मंथ में ही हमारे पास 1,22,000 हमारे पास कैश रिसीवेबल भी है, जिसके बाद हमारा जो कैश है वो टोटल हो जाएगा 8,22,000। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं आगे जुलाई मंथ के बाद कि आपका जो कैश है यहाँ पे वो नेगेटिव भी जा रहा है, आगे नेगेटिव भी जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई में। तो आपको यहाँ पे क्या चीज पता चलती है, आपको ये पता चलता है कि किस मंथ में जाके मेरा जो रिसीवेबल अमाउंट है वो मुझे रिसीव होगा और जो पेबल अमाउंट है वो मुझे पे करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी कैश पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। और जैसे देखिए यहाँ पे जुलाई मंथ में दिखा रहा है कि जो मेरा डेटर्स है, डेटर से मुझे रिसीव हो रहा है, वो मैं देखना चाहता हूँ कि वो कब कब रिसीव हो रहा है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अमित प्राइवेट लिमिटेड है, जिसे 4 जुलाई को मुझे यहाँ पे रिसीव हो रहा है, जिसके बाद मेरा जो कैश है 10,76,000 हो जाएगा। लेकिन इसी मंथ में मेरा पेबल भी है, ठीक है, तो वो सब चीजें मुझे यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो हम यहाँ से अपने हर चीज को मेंटेन कर सकते हैं इस तरह से। ओके, अब मैं अगर बात करूं नेक्स्ट अपनी तो यहाँ पे एक है आपका रिपोर्ट्स में आपको दिखाता है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस क्या है? रेशो एनालिसिस से आपके जो बाकी अकाउंट्स हैं उनको दूसरे अकाउंट से उनको कंपैरिजन कर सकते हो एज ए रेशो के रूप में। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में प्रिंसिपल रेशो के अंदर कैश करंट रेशो आप देख पा रहे हैं, करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटी का। यहाँ पे आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी रेशो में दिखा रहा है 2.94 रेशो 1, यानी कि ये क्या दिखा रहा है हमारा कि अगर हमारे पास करंट एसेट्स का रेशो ज्यादा है करंट लायबिलिटी से, तो मतलब ये है कि हमारी जो लायबिलिटी है जो पेबल है हम आसानी से पे कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको क्विक रेशो दिखा रहा है जिसके अंदर करंट एसेट्स माइनस अगर मैं उसमें से स्टॉक इन हैंड कर दूं तो उसके अगेंस्ट मेरा करंट लायबिलिटी का रेशो क्या है वो आप देख सकते हैं। ग्रोस प्रॉफिट कितना है, ग्रोस प्रॉफिट के अलावा नेट प्रॉफिट कितना है वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हैं जो मेरा रिसीवेबल टर्नओवर है, मेरे जो पार्टी से डेटर से जो मुझे रिसीव होना है रिसीवेबल टर्नओवर है, उसे आप इसमें देख सकते हैं डेज के रूप में। ठीक है, जैसे मैं इसको ओपन करता हूं तो आप जो भी पार्टी है उससे आप जो आपकी पेमेंट रिसीव होती है वो कितने टाइम में पेमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये रेशो यहाँ पे क्रिएट होती है, ये एवरेज आती है। इसको जब आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला भी देख सकते हैं
कि किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसने ये डेज कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,32,000 मेरा जो करंट क्लोजिंग बैलेंस है इस डेट तक का डिवाइड बाय टोटल जो सेल हुई है इस पार्टी को इनटू जो नंबर ऑफ डेज मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डेज आएंगे। और भी इसमें काफी चीजें हैं, जो भी आप डेट सिलेक्ट करते हैं, पीरियड सिलेक्ट करते हैं, उस पीरियड तक का टिल डेट तक का जो सैलरी डेटर का हमारा रिसीवेबल अमाउंट है वो यहाँ दिखाएगा, जो पेबल अमाउंट है वो यहाँ दिखाएगा। ये सारी चीजें आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद मैं आप बात करूंगा, इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रेडिट लिमिट्स के बारे में। क्रेडिट लिमिट क्या है? जैसे हमारे अलग अलग डेटर्स हैं, हर डेटर को हम सेल करते हैं, उनको एक ड्यू डेट देते हैं कि आप इस डेट तक हमें पेमेंट कर दीजिए। ओके, और साथ ही साथ हम उनको क्रेडिट लिमिट भी दे सकते हैं कि हम आपको कितने तक का क्रेडिट देंगे। जब वो लिमिट खत्म हो जाती है तो टैली में क्या करता है, जब भी लिमिट खत्म होने के बाद अगर उस डेटर को हम कुछ भी सेल करते हैं क्रेडिट पे, तो टैली हमें ये परमिशन नहीं देगा कि हम उसे सेल करें। उसके लिए पहले की पुरानी आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी, वो कंप्लीट होगी, उसके बाद ही हम आगे क्रेडिट पे सेल कर पाएंगे। तो ये हम टैली के अंदर कैसे करेंगे वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं F11 पे। यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर आपको राइट हैंड साइड में एक बटन दिखाई देगा जिसका नाम है मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। ठीक है, आप इस पे जाते हैं। इसको यस करने के बाद आप जाएंगे अकाउंटिंग इन्फो में और यहां से लेजर में। लेजर में आपको लास्ट में दिखाई दे रहा होगा क्रेडिट लिमिट। तो यहाँ पे हम क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं, डेटर के लिए भी कर सकते हैं, क्रेडिटर के लिए भी हो सकती है। तो यहाँ पे डेटर के लिए मैंने सेलेक्ट किया और आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ डेटर्स की लिमिट मैंने यहाँ पे सेट की हुई है। जैसे एक पार्टी है हमारी एक ही साइकिल स्टोर, इसकी क्रेडिट लिमिट दी हुई है हमने 6 लाख रुपीज, यानी कि 6 लाख से ज्यादा हम इसको क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। और हम चाहें तो इसमें डेज भी सेट कर सकते हैं कि क्रेडिट पीरियड कितना होगा। 15 डेज का है तो 15 डेज का है तो ये भी हम इसमें सेट कर सकते हैं। अब मैं इसकी लिमिट के अकॉर्डिंग आपको मान लो सेल करके दिखाता हूं, देखते हैं कि ये चीज हो पाती है नहीं हो पाती है। तो मैं यहाँ से सेल करता हूं। तो सेल करने के लिए आप इनमें से कुछ भी ले लें, मैं पार्टी सिलेक्ट करता हूं। तो जब पार्टी सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे पार्टी के नेम के नीचे देख पाएंगे कि करंट बैलेंस इसका अभी तक का कितना है और क्रेडिट लिमिट कितने तक की है। मैं इसको इसकी लिमिट से ज्यादा सेल करके दिखाता हूं, देखते हैं होता है नहीं होता है। तो यहाँ आइटम सेलेक्ट कर लिया है, 100 इसकी क्वांटिटी में सेल कर रहा हूं और 9000 मैं इसमें रेट लेके चलता हूं। तो मैंने देखिए टोटल नीचे मेरा बिल आप देख सकते हो कितने तक का मैंने बनाया है। ओके, तो इसकी लिमिट जो थी वो 6 लाख की थी, उसमें से भी कुछ अमाउंट पहले हम सेल कर चुके हैं क्रेडिट पे। तो अब देखते हैं ये होता है नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ पे वार्निंग आपको दिखा रहा है, यहाँ पे एक तो ये तो ईवे बिल की वार्निंग है, लेकिन इसके बाद देखिए यहाँ पे एरर शो करेगा। क्या एरर शो कर रहा है कि इसकी जो लिमिट है क्रेडिट की वो एक्सीड हो चुकी है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। तो ये क्रेडिट लिमिट आप यूज कर सकते हो जिससे कि आप हर एक डेटा की एक लिमिट सेट की जाए कि इससे ज्यादा मैं क्रेडिट नहीं दे सकता, क्योंकि ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो हम इसके अंदर करने वाले हैं वो है ट्रैक लॉस ऑन इंटरेस्ट। जैसे कि आप हमारे पास जो भी हमारी एसेट्स है, कैश है, जो भी है, देखो कई बार क्या होता है हमें भी बैंक से लोन लेना पड़ता है। बैंक से जब भी हम कहीं से लोन लेते हैं तो हमें भी एक टाइम पीरियड मिलता है, उस टाइम के अंदर हमें वो पे करना होता है और उसके बाद हम पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। ओके, अगर हम बैंक को टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होता है हम पे भी इंटरेस्ट चार्ज होता है, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है।
तो इसी तरह से जब मैंने अपने कस्टमर्स को सेल की, तो मैं भी यही चाहता हूं कि मेरा कस्टमर अगर मुझे टाइम पे पेमेंट देगा तभी तो मैं आगे अपनी जो मेरी वो लायबिलिटी है बैंक के थ्रू वो मैं पे कर पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कस्टमर से अपना टाइम पे पेमेंट ही नहीं मिलेगी तो मैं अपनी लायबिलिटी कैसे पे करूंगा लोन की। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा जो कस्टमर है उस पर भी मैं इंटरेस्ट रेट अप्लाई करूं, और जब मैं चेक करना चाहूं कि इसका अभी तक का कितना इंटरेस्ट बनता है तो वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटर्स बना रखे हैं और उन डेटर की मैंने क्रेडिट लिमिट सेट की हुई है। जैसे यहाँ पे देखिए पवन साइकिल है, ये तो क्रेडिटर है, एक सेकेंड, पीके साइकिल है, हाँ ये ले लेते हैं राजू ट्रेडर। तो राजू ट्रेडर के अंदर आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा नीचे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो आप इसको यस करेंगे और यहाँ पे अच्छा सबसे पहले अगर आपके सिस्टम में ही एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा तो आप F11 करेंगे और यहाँ पे एक फीचर है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन और उसके नीचे यूज एडवांस पैरामीटर, इन दोनों को आप यस करेंगे पहले, उसके बाद ही आपको लेजर के अंदर ये शो करेगा। अब आप इसको यस करें, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन को यस करें और नीचे मैं यहाँ पे एक टैक्स रेट डिफाइन कर देता हूँ 10%, यानी मैंने 10% का इंटरेस्ट रेट लगा दिया और ये 10% का इंटरेस्ट रेट मेरा क्या है, ये 365 डे के लिए है, 365 डेज के लिए है। और कौन से बैलेंस पे अप्लाई करेंगे इसको, डेबिट बैलेंस पे। और एप्लीकेबल कब से होगा, तो मैं इसमें ले रहा हूँ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, यानी जो इसकी ड्यू डेट होती है इनवॉइस की, उस ड्यू डेट के बाद से ये कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से मैं अपने अलग अलग डेटर्स की जो के लिए जो इंटरेस्ट का रेट है वो वहां से डिफाइन कर सकता हूं। उसके बाद जो भी मुझे सेल करनी है मैं सेल करूंगा। ओके, अब मुझे मान लो एक डेट है, उस डेट पे जाके मुझे चेक करना है, जैसे 1 जुलाई को मुझे चेक करना है कि मेरा कौन कौन सी पार्टी है जिन्होंने पेमेंट नहीं की है या फिर उनका जो इंटरेस्ट है वो चेक करना है, मुझे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चेक करनी है। तो वो मैं कैसे करूंगा, तो मैं जाऊंगा डिस्प्ले, डिस्प्ले में आपको दिखाई देगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और यहां से इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब मैं यहां से लेजर वाइज भी देख सकता हूं अलग अलग पार्टी का, या इकट्ठा भी देख सकता हूं इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट पेबल। जैसे मैंने सिलेक्ट किया इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो डेट आ रही है ऊपर, ये 13 मई तक की है। मुझे अगर 1 जुलाई तक का चेक करना है तो आप करोगे, आप जो भी आपकी जो डेट है उस डेट तक का आपको चेक करना है तो आपको दिखा देगा। इसमें आप एंटर करिए, सैलरी डेटर आ गया, फिर एंटर करिए, यहाँ पे आपकी पार्टी आ जाएगी, जो भी पार्टी है जिसके लिए भी आपने किया है। ठीक है, जैसे मैं 1 जुलाई तक का यहाँ पे देखता हूं तो देखिए 1 जुलाई में यहाँ पे एक और पार्टी जुड़ गई जे की, उनकी ड्यू डेट के अकॉर्डिंग क्योंकि वो कैलकुलेशन हो रही है। बाकी जो पार्टी नहीं दिखा रहा, हो सकता है उनकी ड्यू डेट अभी नहीं आई हो, क्योंकि उसकी ड्यू डेट के बाद ही कैलकुलेट करेगा। अब यहाँ पे आप Alt F1 करिए किसी भी पार्टी को सिलेक्ट करके, जैसे ये सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे Alt F1 मैं करता हूं तो आप देख सकते हो कि एक ही साइकिल स्टोर जो है इसकी जो ड्यू डेट थी, इसके 2 बिल थे, एक की ड्यू डेट थी 17 अप्रैल से पहले और सेकंड थी 7 मई से पहले। तो उस डेट से लेके 1 जुलाई तक का जो बनते हैं डेज दिखा रहा है आपको, उसका कितना इंटरेस्ट बनता है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको देख सकते हो, ये आपको काफी हेल्प मिलेगी, आपको मैनुअली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ओके, और इसके बाद जब भी आपको ये इंटरेस्ट आपको लेना है तो उसके लिए आप डेबिट नोट पास करिए और जिससे कि ये अमाउंट उसके बिल में ऐड हो जाएगा और आप बाद में उसको ले सकती हैं। जैसे आप अलग अलग पार्टी पे, डेटर पे या क्रेडिटर पे उनके जो इंटरेस्ट है उनको अप्लाई कर सकते हो और यहां से आप उनकी कैलकुलेशन देख सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ,
जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा आपको कि टैली के अंदर एक ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर आपको एक ही रिपोर्ट पे सारी डिटेल दिखाई देगी कि मेरा सारे जो भी आइटम्स है उनका इनवर्ड कितना हुआ, उनका आउटवर्ड कितना हुआ, ठीक है, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है, सारी चीजें आप एक ही रिपोर्ट पे देख सकते हो। वो कैसे? तो वो आप टैली में देख सकते हो स्टॉक समरी के जरिए। स्टॉक समरी में जब आप इसको नॉर्मली देखेंगे तो आपको बस यहां तक ये दिखाई देगा जितना आपको दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी दिखाई दे रही है, क्लोजिंग बैलेंस की रेट दिखाई दे रहा है, वैल्यू दिखाई दे रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इस रिपोर्ट के अंदर छोटी सी कॉन्फ़िगर करके बाकी डिटेल, सारी डिटेल आप यहाँ पे एक स्क्रीन पे देख सकते हो। और वो भी कैसे? उसके लिए बस आपको क्या करना है, F12, और यहाँ पे ये देखिए आप ओपनिंग बैलेंस इसको अनेबल कर दीजिए, इनवर्ड को अनेबल कर दीजिए, आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो जो जो रिपोर्ट आपको देखनी है एक ही रिपोर्ट में आपकी आ जाएंगी। मैंने अभी तक यही ऑन किया है, अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पे पहले ऊपर आपको ग्रुप, उसके नीचे आइटम्स सारा दिखा रहा है कि किस आइटम का ओपनिंग क्या था, इनवर्ड कितना हुआ, आउटवर्ड कितना हुआ, वो कंप्लीट आपको दिखा रहा है, और साथ में क्लोजिंग कितना है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं चाहता हूं ये पूरी डिटेल मुझे ओनली आइटम वाइज चाहिए, तो राइट साइड में बटन है आइटम इन वाइज, आइटम वाइज पर क्लिक करूंगा तो मेरे सारे आइटम की लिस्ट आ जाएगी, उनका ओपनिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये सारा आप इसमें देख सकते हो। इसमें और भी रिपोर्ट्स हैं। आप राइट साइड में बटन है ऑटो कॉलम, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए आप अपने इन्हीं रिपोर्ट को, इनवर्ड आउटवर्ड को मंथली वाइज भी देख सकते हैं कि किस मंथ में कितना इनवर्ड हुआ, कितना आउटवर्ड हुआ। क्वार्टरली भी देख सकते हैं, वीकली भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मंथली सेलेक्ट करता हूं, तो मंथली के साथ ये पूछ रहा है कि आपको टोटल कॉलम भी चाहिए जिसमें टोटल दिखाए, तो मैं इसको यस या नो करूंगा, तो मैं यस कर देता हूं। तो सबसे पहले जैसे ही मैं यस करूंगा, ये आपके सामने जो फर्स्ट कॉलम ओपन हुआ है ये टोटल का कॉलम है। टोटल का कॉलम मतलब जैसे ये वाला देखिए, ये आइटम, इसमें मेरा ओपनिंग कितना था, टोटल, इनवर्ड कितना हुआ और आउटवर्ड कितना हुआ। इसके बाद जब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं राइट हैंड साइड में, तो ऊपर देखिए ये जो डिटेल दिखा रहा है ये आपकी अप्रैल मंथ की डिटेल दिखा रहा है कि अप्रैल मंथ में कितना इनवर्ड हुआ है और कितना आउटवर्ड हुआ है। इसके आगे फिर मई का है, इसके आगे जून का है, जुलाई का है। इस तरह से आप अलग अलग मंथ वाइज भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब आप कहते हो कि सर मुझे कुछ ऐसा भी करना है कि साथ ही साथ ये भी दिखा दे कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, किस आइटम में मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस पे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे वही ऑल्ट F1 तो करूंगा ही करूंगा। राइट हैंड साइड में एक बटन है शो प्रॉफिट, जिसकी शॉर्टकट है F7। मैं उस पर क्लिक करता हूं और इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे आइटम्स में देखिए लास्ट के अंदर आपको इसमें आउटवर्ड में ही ग्रोस प्रॉफिट दिखा रहा है, अमाउंट में भी दिखा रहा है, परसेंटेज में भी दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे सबसे लास्ट आइटम देखिए, इसमें मेरा 40% का मेरा प्रॉफिट हुआ है। हाँ, 15 मिनट में सेशन खत्म कर देना। ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है आपको कंटिन्यू? हाँ जी, वॉइस आ रही है आपको? यस दिनेश, यू आर ऑडिबल। ओके, तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, अमाउंट वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी, जिससे मुझे ये पता चल सके कि मेरा जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा किस आइटम पे हो रहा है, किस आइटम पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं उसी पे आगे अपना और मैन पावर लगा सकूं, उस पर और मेहनत में कर सकूं। तो ये मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई। इसके साथ अगर मैं ये देखना चाहूं
कि मैं अपने स्टॉक की मूवमेंट देखना चाहता हूं कि मेरी स्टॉक की मूवमेंट क्या रही है, क्या इनवर्ड रहा, क्या आउटवर्ड रहा, उसमें किस पार्टी से मैंने परचेज किया, किस पार्टी को मैंने सेल किया, ठीक है। तो वो मैं देखना चाहूं तो वो मैं कैसे देखूंगा? तो उसके लिए डिस्प्ले में आप इन्वेंट्री बुक में एक रिपोर्ट हमें मिलती है जिसका नाम है मोमेंट एनालिसिस। इसमें जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट है, आप स्टॉक ग्रुप वाइज भी देख सकते हो, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्टॉक आइटम वाइज। तो स्टॉक आइटम वाइज मैं किसी भी आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी जैसे मैंने ये आइटम सिलेक्ट कर लिया, तो मुझे क्या दिखा रहा है ये कि 1 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक मैंने ये बाय किया है, तो किस किस बायर से मैंने बाय किया है और कितनी कितनी क्वांटिटी, और मैंने जो सप्लाई की है, सेल की है, तो वो मैंने किसको सेल की है और उसका अमाउंट क्या लिया था, मैंने किस अमाउंट में मैंने सेल किया है। ओके, यही चीज मैं यहाँ पे राइट साइड में बटन है आइटम, आइटम क्लिक करता हूँ तो वापस उसी स्क्रीन पे आ जाएगा और यहाँ से दूसरा आइटम भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, इसी में आप ऑटो कॉलम में जाके, जैसे मैंने उसमें बताया था, इसमें भी आप मंथली वाइज भी आप देख सकते हैं कि किस मंथ में मैंने मेरा यानी कि मैंने परचेज की है, किस मंथ में सेल की है और किस पार्टी को की है। तो ये रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे कंटिन्यू बात करते हैं बजट को लेके। आप सबको पता है कि कंपनी के अंदर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या इनकम होती है, उसके लिए हम पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा बजट क्या रहेगा, हमारे एक्सपेंसेस का क्या रहेंगे, यानी कि किन किन चीजों पे हमें खर्च करना है और कितना करना है, और रिवेन्यू मेरी आएगी तो कहाँ से आएगी और कितना होगा, एक टारगेट हम लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन यही चीजें हम अगर चाहें तो टैली से भी कर सकते हैं। टैली के अंदर भी हमें एक बजट का फीचर इसमें दिया है जिससे हम अपने टोटल जितने भी एक्सपेंस है या इनकम है उनको यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं।